चलो देख लें आगे। चलो यहां तक देख लो, नोट से बना लियो यहां तक। एक्स किरण तक लिखे थे। आप, मैं देखा आप एक्सरे कराने गए थे कल, पढ़े हो करके। अच्छा, दोस्त तक कराने गए थे क्या? मेरे को लगा आज आज क्लास में पढ़े हो तो एक बार प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, कर गए होगे करके लग रहा था मेरे को। सर का मतलब हड्डियों का जांच, हड्डियों की इमेज बनेगी क्या इससे? क्या चीज? अच्छा ठीक ठीक, हो जाता है कभी कभी। चलो आगे चालू करें, शांत हो जाइए। चलो आज कहाँ से देखेंगे, अल्ट्रावायलेट जो किरण है इसके बारे में समझते हैं। जिसको कौन से किरण के नाम से जानते हैं, पराबैंगनी किरण। तो पराबैंग देखो, जो भी किरणें सब सूर्य के प्रकाश में अवेलेबल है, लेकिन वो पूरा पूरा हमारे तक नहीं आ पाता। समझ आ पा रहा है? कुछ किरणें जो होता है पहले ही अवशोषित हो जाता है। हमारे पास में केवल दृश्य प्रकाश आता है। क्या आता है? दृश्य प्रकाश के कारण हमको वस्तुएं दिखाई दे रही है, बस। क्लियर है सबका? लेकिन हर एक प्रकार का तरंग या किरण सूर्य के प्रकाश में अवेलेबल है, और वो जिस गुण से बना हुआ है उसी गुण धर्म को फॉलो करके हम मशीनों के माध्यम से उसको निकलवाते हैं। समझ आ रहा है? कि उसमें जितने जो गुण क्षमता है उसको हम आर्टिफिशियल निकलवा सकते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से वो सब किरणें किस में है? सूर्य के प्रकाश में, और वही प्रकाश के गुणों को हम मशीनों से निकालते हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? अब सूर्य के प्रकाश को तो सीधा यूज नहीं कर सकते, वो हमें तो केवल दृश्य प्रकाश ही दिखेगा ना, बाकी प्रकाश से तो कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हर एक तरंग का पहले रिसर्च किए कि इसमें क्या चीज है, उसके हिसाब से मशीन वगैरह रेडी कर देते हैं। समझ आ पा रहा है? चलो तो अब देखते हैं अल्ट्रावायलेट जो है, इसके बारे में रिसर्च या खोज किसने किया था? रिटर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। किसका? अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरण का क्या किया था? खोज। क्लियर आता सबका? तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरण होता है, ये क्या चीज के लिए खतरा होता है? स्किन कैंसर। अगर हमारे पृथ्वी में सीधा सीधा आ जाता है तो क्या चीज हो जाता है हमारे बॉडी में? स्किन कैंसर हो जाता है, जो कोशिकाएं और वहां बनना स्टार्ट हो जाता है। कैंसर समझ रहे हो ना? कल बताया था कैंसर क्या होता है। तो कोशिकाओं का अनियंत्रित गुच्छों का जो समूह होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैंसर। तो स्किन कैंसर जब होता है तो इस टाइप से थोड़ा दाग टाइप से आपको स्किन में दिखना चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है? और यह स्किन कैंसर कौन से किरणों से होती है बोलेंगे तो क्या बताओगे? पराबैंगनी किरणों से होती है। तो इस पराबैंगनी किरण भी क्या होता है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में आता है तो देखो पराबैंगनी जो किरणें हैं, जैसे कि आपका ए टाइप के पराबैंगनी किरण, बी टाइप का, सी टाइप का, अलग अलग प्रकार का होता है। समझ आ पा रहा है? हमारे तक पराबैंगनी किरण आता है जो खतरनाक नहीं है, खतरनाक वाला पहले ही वहीं अवशोषित हो गया है। तो सबसे खतरनाक होता है कौन सा? यूवीसी। क्या होता है? पराबैंगनी किरण जो सी होता है बहुत खतरनाक, वो अंदर आ ही नहीं पाया। इसके अलावा जो पराबैंगनी किरण कौन सा? बी। ये भी नहीं आ पाता, कुछ हद तक आ पाता है लेकिन पूरा पूरा नहीं आ पाता। ए टाइप का जो है वो हमारे पृथ्वी तक आ पाता है। ये बात समझ आ पा रहा है ना? तो आपको याद रखना कि ऐसे पराबैंगनी किरण नहीं आते जो हमको स्किन कैंसर दे सकते हैं, वो नहीं आएंगे। समझ आ पा रहा है? बाकी जो खतरनाक नहीं है वो तो पृथ्वी तक आ ही जाते हैं। समझ आ पा रहे हैं? तो पराबैंगनी किरणें तीन टाइप के होते हैं, ए, बी और सी। कौन सा वाला आता है बोलेंगे तो ए वाला, बी और सी। सी तो कुछ नहीं आएगा, बी वाला थोड़े मात्रा में आ सकता है। समझ आ पा रहा है? और पूर्ण मात्रा में कौन आता है? ए वाला, जो हमारे लिए खतरनाक नहीं है। आया बात समझ में? हाँ, है ना? जल्दी बताओ। क्लियर है यहाँ तक सबका? अब यहाँ देखते हैं इसको, इसी चीज को लेके आगे देखते हैं। पराबैंगनी किरण को यहाँ पास अवशोषित करने का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पास कौन सी परत है? ओजोन परत। कौन सा परत? तो पृथ्वी में जैसे ऊपर जाएंगे तो पूरा वायुमंडल है, वायुमंडल से पूरा पृथ्वी घिरा हुआ है। तो वायुमंडल के अलग अलग क्या होते हैं? परत होते हैं। जैसे सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल के ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल के ऊपर है ओजोन मंडल। कौन सा मंडल? ओजोन मंडल के ऊपर जाओगे तो आएगा आपका आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल में जो भी संचार उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स, उसको लगाते हैं वहां पास, क्योंकि वहां रेडियो तरंगे ना वहीं आके अवशोषित हो जाता है। तो वहीं पास ही उनको सैटेलाइट फिट करना पड़ता है ताकि वो रेडियो तरंगे परावर्तित होकर हमारे पृथ्वी तक आए और सिग्नल काम करे। इसलिए जो भी संचार उपग्रह कहाँ लगाएंगे? आयन मंडल में। कौन सा मंडल में?
और उसके ऊपर होता है बाह्य मंडल। कौन सा मंडल? तो ऐसे टोटल 5 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 5। पहला कौन सा? क्षोभ मंडल। उसके ऊपर समताप। समताप मंडल में जो भी प्लेन वगैरह है, एरोप्लेन, वो सब समताप में चलेगा। वहां क्या है, ताप एकदम समान होता है। ये जो भी प्लेन चलेंगे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो समताप मंडल में क्या चलते हैं? जितने भी जेट यान वगैरह होते हैं सब उसी में चलाएंगे। समझ आ पा रहा है? उसके हाँ? यान यान क्या चीज? एरोप्लेन भाई। क्या है, बैठे हो कभी? मत बैठना, क्रैश हो जाएगा। आपका भार थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा ना उसमें, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो, तो आप के लिए अलग से बनाएंगे, ठीक है। देखो इधर, यहाँ तक क्लियर है? तो पराबैंगनी किरण को कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन परत। कौन सा परत? और ओजोन परत अवशोषित करके हमको किससे बचाता है? कौन सा कैंसर? त्वचा कैंसर से बचाएगा। तो इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को समझने के लिए एक संधि की पूरे वर्ल्ड में, एक विश्व में संधि हुआ। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के जो मॉन्ट्रियल शहर है, कौन सा शहर है? मॉन्ट्रियल शहर में एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुआ। और उस संधि में फैसला लिया गया कि ओजोन परत की रक्षा करेंगे। किसकी रक्षा करेंगे? कि ओजोन परत जब तक है तब तक हमको स्किन कैंसर नहीं होगा, और ओजोन परत जैसे ही नष्ट होगा तो हमको स्किन कैंसर होना चालू हो जाएगा। समझ आ पा रहा है? तो इस जो मॉन्ट्रियल जल संधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल जल संधि। इसमें क्या चीज का फैसला लिया गया, जल्दी बताओ? ओजोन परत की रक्षा को लेके फैसला लिए कि ओजोन परत को सुरक्षित रखना है। क्योंकि ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है? तो पृथ्वी में ही ऐसे ऐसे डिवाइस बने हैं जो, मतलब जो किसी वस्तु को ठंडा कर देता है, जैसे कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, या जो आपके फॉग वगैरह होते हैं, मतलब सेंट, समझ रहे हो ना? उससे भी आपका जो निकलता है, कौन सा गैस निकलता है? सीएफसी। कौन सी गैस नहीं बनते हैं? सीएफसी। तो ये सब सीएफसी गैस किसको नुकसान पहुंचाते हैं? ओजोन परत को। तो इसका यूज या तो नए टेक्नोलॉजी से करेंगे बोल दिए, या तो यूज में थोड़ा कम करेंगे। तो टेक्नोलॉजी चेंज कर दिए इन लोग, और सीएफसी की जगह वहीं सबसे क्या निकलता है? एचएफसी। क्या निकलता है? हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन। क्या निकलता है? और पहले के जमाने में क्या निकलता था? सीएफ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता था, जो किसको नुकसान पहुंचाता था? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता था। तो टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिए, धीरे धीरे करके उसमें परिवर्तन लाए, और किसको रक्षा करने का पूरा बातचीत किए? ओजोन परत का। तो ओजोन परत को सुरक्षित रखने के लिए एक दिवस भी मनाते हैं, ओजोन दिवस। कौन सा दिवस? तो जिस दिन संधि किए थे उसी दिन दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? ओजोन दिवस। तो 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस क्यों मनाते हैं, जल्दी बताओ? क्योंकि इस दिन 1987 में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल जल संधि हुआ था, जिसमें क्या चीज की रक्षा का बात कहा गया? ओजोन परत की रक्षा, रक्षा का क्या किए थे बात? आ रहा बात समझ में? हाँ, है ना? चलो, लेकिन कुछ इसका उपयोग भी करते हैं। देखो, एक तो स्किन कैंसर होता है, बात अलग है, लेकिन इसका उपयोग भी है। अल्ट्रावायलेट किरण का यूज भी करते हैं। अब यूज देखो कहाँ करते हैं। देखो, जितने भी जल में, पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं, पानी में क्या होता है जल्दी बताओ? बैक्टीरिया। तो पानी के बैक्टीरिया को यदि नष्ट करना है तो उसमें यूवी किरणें छोड़ दो। क्या छोड़ दो? यूवी किरणें जैसे उसमें हम छोड़ देंगे तो पानी का बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा। और इसी सिद्धांत पे बना होता है आपका प्यूरीफायर। क्या बना होता है? तो प्यूरीफायर जो होता है, यह क्या करता है? तो पानी के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। क्योंकि प्यूरीफायर से क्या, कौन सी तरंगें निकलती है? तो पराबैंगनी किरणें निकलती है, अल्ट्रा वायलेट। तो यहाँ जब लोग है ना तो लिखे रहेगा अल्ट्रा वायलेट करके, यहाँ छोटा सा लिखा है, आप लोगों को नहीं दिखेगा उतना दूर से। समझ आ रहा है? ये दिख रहा है क्या? थोड़ा बहुत दिखा? अल्ट्रा वायलेट लिखा है ना? तो कैंट से क्या निकलता है? अल्ट्रा वायलेट। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि इसका काम क्या है, जल्दी बताओ? बैक्टीरिया, जल के बैक्टीरिया को क्या करना? नष्ट करना। इसका क्या होता है काम? आया बात समझ में? तो क्वेश्चन आता है, देख लो, कि पराबैंगनी किरण बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट करता है, जिसके कारण पानी को साफ करने के लिए सभी प्यूरीफायर मशीनों में इसी किरणों का क्या करते हैं? प्रयोग। आया बात समझ में? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि जल के बैक्टीरिया को नष्ट कैसे किया जाए। तो ऑप्शन में क्या रहेगा? कौन से किरणों से? पराबैंगनी, या इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट। आपको देखो तो यहाँ लिखे रहेगा अल्ट्रा वायलेट, यहाँ से निकलेगा। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो, तो ये हो गया हमारा कौन सा किरण, अल्ट्रा वायलेट क्या है और
क्या चीज इसको अवशोषित कर लेगा और सबके बारे में क्लियर है सबके यहाँ तक। चलो इसके बाद हमारा आता है कौन सी तरंग, इंफ्रारेड, जिसको क्या बोलते हैं, औरक्त किरणें, क्या बोलते हैं। चलो औरक्त किरणों का यदि हम बात करें आवृत्ति परिसर के हिसाब से इसका मैं नंबर देखो, देखो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका देखे अपन, गामा, उसके उससे थोड़ा कम एक्स, एक्स रे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, ठीक है ना। दृश्य प्रकाश छूट गया है क्या, अच्छा सॉरी यही नहीं नहीं, इंफ्रारेड दे दिया ना, चलो ठीक है आगे आ जाएगा, छूट गया तो शायद स्लाइड आगे पीछे हो गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 तरंग दैर्ध्य के हिसाब से इसका नंबर कौन सा आएगा, 5वें नंबर पर इसका आता है, समझ आ पा रहे हैं। तरंग दैर्ध्य बोल दो सॉरी, आवृत्ति परिसर में घटते क्रम में सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है, गामा का, और 5वें नंबर में किसका आ रहा है, इंफ्रारेड का, 5वें नंबर पे किसका आ रहा है, इंफ्रारेड का आ रहा है, समझ आ पा रहा है। चलो इसके बारे में देखें ध्यान से। तो औरक्त किरण जो होता है इसके बारे में पूरा रिसर्च या खोज किसने किया, हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। लास्ट में एक बार पूरे का और बताऊंगा कि कौन सा किरण का खोज किसने किया था, एक बार ट्रिक बता दूंगा, उसको रट लेना बस, नहीं तो ऐसे में याद नहीं होगा। क्लियर है सबका। औरक्त किरण ध्यान रखना कि ये एक प्रकार का उष्मी विकिरण है, क्या होता है, उष्मी विकिरण होता है, जिसके कारण देखो ये किरण जिस पे पड़ता है ना उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाता है। तो इस चीज को देखते हुए इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, समझ आ पा रहा है। तो कौन सी किरणें एक उष्मी विकिरण है, जल्दी बताओ। औरक्त किरण एक क्या है, उष्मी विकिरण है, जिसके कारण यह किसी भी वस्तु को क्या कर सकता है, उसका ताप बढ़ा सकता है। अब ताप बढ़ा सकता है, इसमें गुण पाया गया औरक्त किरण में। तो इसका देखो हम बात करें, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो सिंपल बताएंगे, जैसे कोहरे में फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें औरत किरण पहले छोड़ देंगे तो पूरा कोहरा शांत हो जाएगा टेम्परेचर की वजह से, उसके बाद फोटोग्राफी कर सकते हैं। बात समझ आ पा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोहरे में यदि फोटोग्राफी करना है तो कौन सी किरणें वहां छोड़ी जाएगी, औरत किरण छोड़ेंगे, कोहरा पूरा साफ, समझ आ पा रहा है, उसके बाद फोटोग्राफी कर सकते हैं। क्लियर है सबका। एक आएगा जैसे इस प्रकार से मशीन होता है उससे औरत किरण निकलता है, तो रोगियों की सेकाई करने के लिए कुछ कुछ अंग होते हैं जो सेकाई से ठीक हो जाता है, फिजियोथेरेपी जो होता है। तो रोगियों की क्या बता दो, सेकाई के लिए कौन सी किरणें छोड़ी जाएगी, औरत किरण, टेम्परेचर मात्रा के हिसाब से अपन देखते हैं कि कहाँ कितना जरूरत है, समझ आ रहा है, उसके हिसाब से ऐसे थेरेपी किया जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक, आगे बढ़े। इसके अलावा देखो तीसरा इसमें बताया जाएगा आपका ध्यान से, बादल के कोहरे को क्या करना है, साफ। तो जब एरोप्लेन्स वगैरह भी चलते हैं तो कोहरा पूरा रहता है, तो कोहरे को साफ करते समय वहां भी आपका क्या निकलेगा, औरक किरणें छोड़ी जाएगी, तो कोहरा एकदम साफ हो जाता है, समझ आ पा रहा है। तो बादल के कोहरे को साफ करने के लिए भी कौन सी किरणें, औरक किरणें। साथ ही साथ देखो हमारा जो रिमोट कंट्रोल होता है, रिमोट वगैरह, तो इससे भी जो किरणें निकलती है वो भी औरक किरण ही होता है। कौन सी किरण होता है, औरक किरण होता है, याद रखना। तो क्वेश्चन आएगा रिमोट कंट्रोल में कौन सी किरण यूज में आता है, औरक किरण यूज आएगा, समझ आ पा रहा है। हाँ है ना, इसमें दिखेगा ऐसे, दिखता है कि नहीं दिखना, इसको नहीं करता, बंद हो जाएगा नहीं तो ही। देखना वो किरणें निकलती है, देखियो ना रिमोट से, कैमरा चालू करके देखना नीचे दिख जाएगा, जो बोला समझ पाए। मतलब ऐसे करना जैसे एक तरफ ऊपर कैमरा रखना या फिर बटन दबाना, इसमें देखो कि दिखता है कि कौन जलता है ना लाइट, तो किरणें निकलता हुआ आपको दिखाई देगा वहां पास, लेकिन उसको हमारा आंख देख ही नहीं सकता ना, लेकिन मोबाइल उसको देख लेगा, समझ आ रहा है। हम हमारा आंख केवल दृश्य प्रकाश को देख सकता है, क्या ये किरणों को देख पाएंगे नहीं, लेकिन मोबाइल से वो दिख जाता है, समझ आ पा रहा है। आगे बढ़े। चलो औरक किरण का और देखे ध्यान से। तो औरक किरण के बारे में याद रखना कि जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं जिसमें लाइट जलते रहते हैं यहाँ पास पूरे, वहां से भी देखना कौन सी किरण निकलती है, औरक किरण निकलता है, कौन से बता दो, सीसीटीवी कैमरे में औरक किरण का यूज करते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन देगा आपको कि पृथ्वी कौन से किरणों से गर्म हो जाती है, तो औरक किरण जो पड़ता है उधर पृथ्वी का हिस्सा थोड़ा गर्म रहता है, इधर ठंडा रहेगा, समझ आ पा रहा है। तो पृथ्वी का हिस्सा आधा हिस्सा, कुछ हिस्सा गर्म रहता है, कुछ हिस्सा ठंडा रहेगा। जिधर सूर्य किरण नहीं पड़ रहा उधर ठंडा रहेगा, जिधर सूर्य किरण दिख रहा उधर गर्म होता है। तो पृथ्वी गर्म होता है किस किरण से, औरक किरण से। कौन से किरण से, औरक किरण से गर्म होता है। आया बात समझ में। तो ये सब हम यूज देख ले औरक किरण क्या है उसके बारे में, आ रहा बात समझ में। चलो तो फिर देखो औरक किरण का खोज किसने किया था, हर्सेल ने। किसने किया था, हर्सेल। यह किस प्रकार का किरण होता है,
ऊष्मीय विकिरण होता है, जिस पे पड़ता है उसका तापमान बढ़ जाता है। तो इसको लेके यूज याद रखा सबको। चलो पहला उपयोग बता दो ध्यान से। कोहरे को, कोहरे में क्या करने में, फोटोग्राफी। दूसरा बताओ, रोगियों की सेकाई के लिए। तीसरा उपयोग, बादल के कोहरे को साफ करने के लिए। चौथा, रिमोट कंट्रोल में। पांचवा बताओ, सीसीटीवी कैमरे में। और छठवा, पृथ्वी का वायुमंडल। वायुमंडल देखिए, पृथ्वी देख सकते हैं कौन से किरण से गर्म होता है, और किरण याद रखना है। क्लियर है सबका। चलो इसके बाद हमारा आता है कौन सा तरंग, माइक्रो तरंग। ये वाला कौन सा तरंग दिख रहा है, वाला माइक्रो। आवृत्ति परिसर के हिसाब से कौन सा नंबर मिल गया इसको, छठवां नंबर। कौन सा नंबर, छठवें नंबर पर आता है। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं, हाँ है ना। चलो तो अब देखते हैं माइक्रो जो तरंग होता है, जिसको हम सूक्ष्म तरंग या बोलते हैं, या इसी के नाम पड़ता है लघु तरंग। सूक्ष्म तरंग या क्या बोल देते हैं, लघु तरंग के नाम से जानते हैं। इसके बारे में खोज किसने किया था, तो हेनरिक हर्ट्ज। किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज। बाकी इसका जो डिटेल हम देखेंगे, सूक्ष्म तरंग का यूज कैसे कर सकते हैं। तो सूक्ष्म तरंग का देखो यूज करने के लिए कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो सूक्ष्म तरंग का सबसे मुख्य उपयोग देखेंगे कौन सा बता दो, मोबाइल टावरों से जो किरणें निकलती है, तरंगे निकलती हैं, वो होती है सूक्ष्म तरंगे। क्या होती है, जो आसपास के एरिया को कवर करेगा, बस ज्यादा दूर तक तो ये जा नहीं पाएगा। समझ आ पा रहा है। देखो जिसका आवृत्ति, देखो इसको समझना कि इसको मैं ज्यादा दूर तक क्यों नहीं भेज पा रहा हूँ। जिसका आवृत्ति कम है वो दूर तक जाएगा। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। और जिसका आवृत्ति ज्यादा है, मैं थोड़ा गलत बोल दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसका आवृत्ति ज्यादा है, एक सेकंड में ज्यादा बार उसका आवृत्ति मिलेगा। फिर समझ आ रहा है ना। तो इसका आवृत्ति ज्यादा है तो इसको मैं दूर तक भेज सकता हूँ। लेकिन इधर जैसे आते जाऊंगा तो इसका आवृत्ति क्या होते गया, कम। तो ज्यादा दूर तक ना मैं नहीं भेज पाऊंगा, तो आसपास के एरिया को बस वो कवर करेगा। बात समझ पा रहे हो, हाँ है ना। देखो ये जो इससे पहले हम जो देखे थे मुख्य रूप से, अ, आगे जब देखेंगे, देखो रेडियो तरंग तो और नहीं आ पाएगा हमारे तक, क्योंकि इसको ये तो, और रेडियो तरंग ना आयन मंडल तक आ पाता है। ले देखे, समझ आ पा रहे हैं, हाँ है ना। जिसका देखो आवृत्ति ज्यादा है वो हमारे तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन जिसका आवृत्ति क्या है बता दो, कम, वो हमारे तक आ पाएगा क्या, नहीं। तो इसका आवृत्ति एकदम कम है ना। तो ये, इसको रेडियो तरंगों को हमारे तक लाना है ना, तो वहां सैटेलाइट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, और सैटेलाइट के माध्यम से परावर्तित होकर हमारे तक ये आ पाता है। कौन सा, रेडियो तरंग पहले ही अवशोषित हो जाता है, क्योंकि बात समझ आ पा रहा है। तो यहाँ पर समझना क्या है, जिसका आवृत्ति क्या होता है ज्यादा, वो दूर तक गमन करेगा। और जिसका आवृत्ति क्या हो गया, कम, वो दूर तक गमन नहीं करेगा। उसके लिए कुछ मशीन लगा के यहाँ तक लाना पड़ेगा। आया बात समझ में। इसलिए तो हम सैटेलाइट लगाते हैं रेडियो तरंगों को लाने के लिए। अगर वो डायरेक्ट आ जाता तो क्यों लगाते, सीधा यही यूज करते मशीनों को। समझ आ पा रहे हैं, आगे बढ़े। चलो तो माइक्रो तरंग होता है, ज्यादा दूर तक तो जा नहीं पाएगा, जितना इसका रेंज होगा उतना दूर तक ये काम करेगा। तो मोबाइल टावरों में कौन सी तरंगे यूज होती है, सूक्ष्म तरंगे। इसके अलावा जो डिश टीवी होता है, डिश टीवी की छतरी में माइक्रो तरंगों का क्या करते हैं, प्रयोग। ठीक है, टाटा स्काई, डिश टीवी जो भी है अपन देख सकते हैं। यहां तक क्लियर है। साथ ही साथ देखते हैं, बस देखो यहां पर थोड़ा होगा आप लोगों को कंफ्यूजन, गर्म करने वाला तरंग कौन सा है, औरक्त। लेकिन जो ओवन होता है, क्या होता है आपका ओवन, इसमें वस्तु को गर्म करने के लिए हम औरक तरंग को नहीं डालते। इसमें रहता है सूक्ष्म तरंग। कौन सा तरंग होता है, सूक्ष्म तरंग का यूज होता है। किसमें, जल्दी बताओ, ओवन में सूक्ष्म तरंग का यूज करते हैं। बात समझ आ पा रहा है। इसमें गलती से औरक किरण नहीं लगाएंगे, उष्म वाला है करके। समझ आ पा रहा है। ओवन में कौन सा तरंग काम आता है, सूक्ष्म तरंग। एक होता है स्पीड गन। क्या होता है, स्पीड गन। जो भी ट्रैफिक पुलिस होते हैं, जो रोड में होते हैं, कोई गाड़ी एकदम स्पीड से चलाते हैं ना, तो स्पीड गन से, अगर स्पीड गन लगा हुआ है तो कौन सा गाड़ी कितना स्पीड जा रहा है उसको बता देगा तुरंत। जैसे मान लो कि आप गाड़ी की स्पीड से ले गए, स्पीड गन सेट है वहाँ, तो आपका गाड़ी की स्पीड इस मशीन में दिखा देगा। समझ आ रहा है। तो स्पीड गन जो वाहन होता है उसमें से भी कौन सा तरंग निकलता है, सूक्ष्म तरंग निकलता है। जैसे वो टकराएगा स्पीड बता देगा आपका। तो जितने भी ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो सब स्पीड गन का यूज करते हैं। जहाँ एकदम तेजी से गाड़ी चलाते हैं, वहाँ जहाँ मना होता है, जहाँ तेजी से नहीं चलाना है। बाहर जैसे स्टेट में जाओगे ना, तो ऐसा भी देखने मिलता है, जैसे कि दो आपका टोल प्लाजा है, ठीक है ना। तो पहला टोल प्लाजा और दूसरे टोल प्लाजा का जो दूरी देखेंगे और समय निकालेंगे कि पहले टोल प्लाजा से कितना बजे निकला था और दूसरे टोल प्लाजा से कितना बजे निकला, उसके हिसाब से
चाल के फॉर्मूले में रख देंगे, दूरी बट्टे समय करके। अगर उसका स्पीड मान लो 80 से ज़्यादा निकल गया तो उसमें सेकेंड टोल प्लाजा में उससे चालान लिया जाता है। ऐसा होता है, जाओगे तो जैसे दक्षिण साउथ में जाओगे तो ऐसे होता है। महाराष्ट्र समझ आ पा रहे हैं ना? तो उसमें क्या स्पीड का पता थी भाई, इतना जल्दी कैसे आ गए? पहले टोल प्लाजा में इतना बजे थे, अभी इतना बजे, तो ज़्यादा स्पीड से आओगे तो स्पीड के कारण वहाँ टैक्स मतलब चालान कट जाता है, ऐसा भी होता है। और स्पीड का अगर देखना है तो क्या लगा होता है, स्पीड गन, एकदम स्पीड जाए तो उससे फिर चालान वगैरह ले लेते हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं चलाना होता, एक रेंज लिखे रहते हैं। आया बात समझ में? तो ये स्पीड गन से भी क्या निकलता है बता दो, कौन सा तरंग? सूक्ष्म तरंग निकलता है। आया बात समझ में? तो ये सूक्ष्म तरंग का बस इतना ही क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। आया बात समझ में? चलो, खोज किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज। उपयोग में बताओ। सबसे पहला मोबाइल टावरों में सूक्ष्म तरंग है, दूसरा डिश टीवी के छतरी में होगा, चौथा ओवन में वस्तु को गर्म करने के लिए, और चौथा स्पीड गन में वाहनों की गति मापने के लिए। कौन सा तरंग निकलता है? सूक्ष्म तरंग निकलेगा। क्लियर है? चलो अब हम आते हैं इसमें, देख लो अंतिम हमारा जो रहेगा रेडियो तरंग। कौन सा तरंग रहेगा? जो दृश्य प्रकाश है उसके बारे में ज्यादा नहीं रहेगा, बस दो ही चीज वहां बताते हैं। दृश्य प्रकाश लास्ट में बता दूंगा कि उसके बारे में क्या याद रखना है, पहले इसको देख लेते हैं। चलो, रेडियो तरंग जो होता है, रेडियो तरंग हमारे पृथ्वी तक सीधा नहीं आ पाता। रेडियो तरंग को पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए क्या लगाई जाएगी? कृत्रिम उपग्रह लगाकर रेडियो तरंगों को पृथ्वी तक भेजा जाता है। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? रेडियो तरंग का देख लो खोज किसने किया था? मार्कोनी। रेडियो तरंग का खोज किसने किया था? मार्कोनी किया था। रेडियो तरंग का उपयोग किस किस फील्ड में करते हैं? तो जितने भी संचार उपग्रह होते हैं इस टाइप को याद रख लो। जितना भी रेडियो और टेलीविजन जो चलते हैं वो सब रेडियो तरंगों की सहायता से ही चल रहे हैं। डिश टीवी क्या कर रहे हैं? वो सूक्ष्म तरंग को ग्रहण, लेकिन दूर से जो रेडियो तरंग आ रहा है वो सभी सूक्ष्म तरंगों को मैनेज कर देता है। समझ आ पा रहा है? तो याद रखना फिर, रेडियो और टेलीविजन में कौन सा तरंग? रेडियो तरंग ही होगा। जितने भी रडार होते हैं, रडार समझ रहे हो? जैसे भारत का एक वायु परिवहन वाला जो एरिया होगा, अगर दूसरे देश का, अगर मान लो कि हमारा दूसरा देश का अगर कोई प्लेन आता है तो उसको बता देगा रडार में। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? एक सोनार करके होता है, सोनार जलयान में होता है। एक रडार होता है जो वायु मतलब जितना भी हमारा जो क्षेत्र है भारत का उस एरिया में कवर करता है। वो हर देश का अपना अपना होता है। इसलिए देखना, जब भी जो भी क्या बोलते हैं लड़ाकू विमान होते हैं, कौन सा विमान? तो लड़ाकू विमान का पता किससे चल जाता है? रडार से, कि दूसरे देश का लड़ाकू विमान आ गया ऐसा करके। लेकिन कितना ठो आया ना ये नहीं बताता कभी भी। जैसे एक बार गया तो हाँ। अब मान लो कि ये मान लो हमारा रडार का रेंज है। अब मैं एक ही लाइन में, समझ आ रहा है? एक ही लाइन में मान लो कि मैं एक ही लाइन में 4 ठो प्लेन को भेज दिया। कितने प्लेन को? 4। तो वो बताएगा रडार में प्लेन आया, बस बता देगा एक ही साथ गया है, लेकिन कितना ठो आया नहीं बताएगा। है ना? तो जब भी लड़ाकू विमान जाएंगे तो एक साथ ही जाएंगे लोग, कभी भी अलग अलग नहीं जाते। एक के बाद एक उन लोग लाइन से ही रहेंगे, देखना कभी भी। समझ आ पा रहा है क्यों ऐसा होता है? जल्दी बताओ। क्योंकि जो रडार होता है वो एक लाइन को एक ही बार बताता है, इसलिए एक लाइन में एक साथ एंटर करते हैं लोग कभी भी। आया बात समझ में? इससे पता नहीं चलता कितना विमान किसी देश में एंटर किया है। आया बात समझ में? तो लाइन से कभी भी रहेगा क्योंकि रडार एक सिंगल लाइन को कवर करेगा। आया समझ में? क्योंकि रडार से जो होता है कौन सी किरणें छोड़ते हैं उन लोग? रेडियो तरंग का यूज करते हैं। आया बात समझ में? आगे बढ़े। तो फिर आगे लिखा है समस्त संचार उपग्रह को सदैव कौन से मंडल में लगाते हैं? आयन मंडल में स्थापित किया जाता है, क्योंकि आयन मंडल में पाई जाने वाली परत सूर्य की किरणों से रेडियो तरंग को क्या कर देता है? अलग। वहीं उन लोग अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद वहीं रहेंगे और उसको सीधा हम पृथ्वी तक भेजेंगे। किसके मदद से? संचार उपग्रहों से। समझ आ पा रहा है? क्योंकि आयन मंडल में कौन अलग हो गया? रेडियो तरंगे अलग हो जाती है। समझ आ पा रहा है ना? जैसे कि ओजोन परत में कौन अलग हो गया? पराबैंगनी किरणें ओजोन परत में अलग हो जाता है ना। वैसे ही आपका रेडियो तरंगे कौन से मंडल में अलग हो जाता है? आयन मंडल में अलग हो जाएगा। समझ आ पा रहे हैं? तो ये सब हो गया हमारा किसके बारे में? रेडियो तरंग का। बस कुछ नहीं है, बस ये 3 यूज याद रखना। संचार उपग्रह, रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण में, और रडार में सब कौन से किरण यूज आता है? रेडियो तरंग का खोज किसने किया? मार्कोनी। रेडियो तरंग कहाँ अलग हो जाता है? आयन मंडल में। इसलिए आयन मंडल में क्या लगाते हैं? सैटेलाइट्स। क्लियर है सबका? आगे बढ़े।
बढ़ूं आगे? ठीक है यहाँ तक। चलो इसमें देखो एक हमारा दृश्य प्रकाश छूटा, उसके बारे में मैं 2 लाइन बस बता रहा हूँ। दृश्य प्रकाश का ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो बातें ना करें, शांत रहो भाई। चलो ये देखो ध्यान से, जो दृश्य प्रकाश होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल किरणें, क्या नाम से जानते हैं? चलो ये दृश्य प्रकाश का 2 पॉइंट याद रखना कि वस्तुएं हमें कौन से प्रकाश के कारण दिखाई देती है, बस क्वेश्चन आएगा तो क्या बताओगे? दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश के बारे में जो खोज किया था उसने किया था न्यूटन ने। किसने किया था? बस ये 2 क्वेश्चन याद रखना, बस और कोई जानकारी नहीं है। तो कोई भी वस्तु हमें कौन से प्रकाश के कारण दिखाई देता है? दृश्य प्रकाश के कारण। जिसमें दृश्य प्रकाश पड़ा वो हमको दिखाई देगा। समझ आ पा रहा है? क्योंकि दृश्य प्रकाश का वही क्वालिटी है, जिसमें वो पड़ता है वो हमको दिखाई देता है। तो जितने भी हमारे लाइट्स वगैरह होते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह, उन सब से दृश्य प्रकाश ही निकलते हैं। वो जिसमें पड़ते गया वो हमको दिखाई देगा। दृश्य प्रकाश जैसे नहीं है तो हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। बात समझ आ पा रहा है? तो दृश्य प्रकाश से क्या होती है जल्दी बताओ? वस्तुएं हमें दिखाई देगी। दृश्य प्रकाश के बारे में खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। क्लियर है सबके यहाँ तक? आगे बढ़े। चलो तो यहां तक हम देख चुके हैं कि कौन सा तरंग क्या क्या काम में आता है। क्लियर है? अब हम देखेंगे यहां पास, चलो, कि जो भी हम विद्युत चुंबकीय तरंग देखे उसके खोजकर्ताओं को एक साथ याद कर लेते हैं ताकि डाउट मत रहे। और उसमें से जो मेन मेन है उसी को हम याद करेंगे, पूरा याद नहीं होगा। समझ आ पा रहा है? तो सबसे पहले देख लो ट्रिक है, पारी एरा गाबे दाना आहा। फिर से बोलो, पारी एरा गाबे दाना आहा। क्या चीज का ट्रिक है? खोजकर्ता कौन से तरंगों का? विद्युत चुंबकीय तरंगों का खोजकर्ता का ट्रिक क्या है जल्दी बताओ? पा परी हो गया क्या? वो पारी है, पारी। ठीक है ना? ठीक है, जो भी परी भी लिख सकते हो, पारी बोलने में ठीक लगेगा। चलो, पारी एरा गाबे दाना आहा। तो एक एक का अर्थ देखते हैं क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पारी से क्या याद रखना है, देखो ध्यान से, ठीक है? चलो तो पारी से आपका आएगा, प से आएगा पराबैंगनी। क्या आएगा बताओ? पराबैंगनी किरण। कौन सा किरण आएगा? और पहले नाम लिख लेता हूँ कौन कौन सा आएगा, फिर उस खोज कर तक अलग से लिखेंगे। ठीक है, एक साथ। एरा से में से ए से आएगा आपका एक्स किरण। कौन सा आएगा? एक्स किरण। खोज करता कभी लिखूंगा। यहाँ देखो जो गाबे दिख रहे हैं, तो गा से क्या आएगा? गामा किरण। कौन सा किरण? गामा किरण। क्लियर है सबका? चलो फिर दाना से आएगा, द से आएगा दृश्य प्रकाश। क्या आएगा? चलो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? दाना है क्या? चलो यहाँ आ जाएगा, देख लो क्या आ जाएगा? दाना। तो दाना में से द से क्या आएगा? दृश्य प्रकाश, विजिबल किरणें। ठीक है ना? और आहा में से आ से आएगा, आहा जो है, तो आ से क्या आएगा? औरक्त किरण। कौन सा किरण आता है? औरक्त। बाकी सबका यूज समझ में आ गया ना? क्या क्या यूज करते हैं? अब इनका खोजकर्ता का नाम इसके जस्ट बगल बगल में लिखा है। समझ आ पा रहा है? तो शुरू में जो लिखा है ये देख लो। पा से क्या आएगा जल्दी बताओ? पराबैंगनी। ए से एक्स किरण। गा से गामा किरण। दा से दृश्य प्रकाश। और आ से औरक्त। अब देखना री से, देखो री से आ जाएगा आपका रीटर। क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? रीटर। याद रहेगा सबको? तो पारी का मतलब क्या है? पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया है? रीटर ने किया। पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया? रीटर। एरा में देख लो, ए से एक्स किरण, र से आएगा आपका रॉन्टजन। क्या आता है? अच्छा, हम लोग जो इमेज बनाते हैं हड्डियों का, कितना रॉन्टजन का होता है? 6 रॉन्टजन का। कितना होता है? 6 रॉन्टजन। रॉन्टजन जो होता है एक्सरे की इकाई होता है, यूनिट। समझ आ पा रहा है? चलो गाबे, बे से आएगा आपका बैकुरल। बे से क्या आएगा? बेकुरल। याद रहेगा सबको? बे से क्या आ जाएगा? बेकुरल। दाना में से न से आएगा न्यूटन। न से क्या आएगा? न्यूटन। अभी भी बताया था कि दृश्य प्रकाश का खोज किसने किया था? न्यूटन ने। आहा में से ह से आएगा आपका हर्शेल। कौन सा आ जाएगा? हर्शेल। क्लियर है सबका? तो ये 5 फेमस आपको याद रखना है। क्लियर है सबका यहाँ तक? हाँ है ना? इसके अलावा आपका एक अलग से आता है आपका, एक होता है
दीर्घ रेडियो तरंग। रेडियो तरंग दो टाइप का होता है, दीर्घ और लघु करके, ठीक है ना। ये दीर्घ तरंगे लिख देता हूँ, दीर्घ रेडियो तरंग। और एक होता है लघु तरंग, बस उसमें रेडियो नहीं लगाएंगे। रेडियो कहीं कहीं लिखे भी रहता है, कि दोनों का काम वैसी रहता है, लघु तरंगे या माइक्रोवेव सुने हो ना। तो दीर्घ रेडियो जो तरंग है ना, ये रेडियो तरंग, उसके खोज करते हम आप देखे होगे, दीर्घ का जो होता है वो होता है मार्कोनी। कौन होता है? मार्कोनी। और लघु रेडियो तरंग का थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा लग रहा है, एक बार लिख देता हूँ फिर चेक कर लूंगा, ठीक है। एक में आपका ना हेनरी हर्ट्ज किस में लिखे थे बताओ तो। हाँ, माइक्रो में लिखे थे ना। हाँ ठीक है, फिर हेनरिक हर्ट्ज। तो ये दो अलग से रट लेना है, ठीक है। तो दीर्घ रेडियो तरंग या केवल रेडियो तरंग का पूछेगा तो क्या बताओगे? मार्कोनी। क्या बताएंगे? मार्कोनी। और लघु तरंग या सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव का खोज किसने किया है? हेनरिक हर्ट्ज। तो फिर ऐसे ही बताएंगे, दीर्घ का मार्कोनी, दीर्घ का बताओ मार्कोनी, और लघु का हेनरिक हर्ट्ज, लघु का हेनरिक हर्ट्ज। तो लघु का ऐसे याद करना, एच एच। किस कैसे याद करना? लघु का कैसे याद करेंगे? एच एच। एच एच मतलब हेनरी हर्ट्ज। तो शब्द क्या दिमाग में रहता है, इंग्लिश वाला। क्लियर है सबके यहाँ तक? चलो फिर से एक बार बताओ, एक बार ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है जल्दी से बताओ। पारी एरा गाबे दाना आहा। तो पारी से क्या आएगा? पराबैंगनी रीटर। एरा से एक्स किरण रोंटजन। गाबे से गामा किरण बैकुरल। दाना से दृश्य प्रकाश न्यूटन। आहा से औरा किरण हर्सेल। दो ठो अलग से याद करेंगे, कौन कौन सा बताओ। दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किसने किया है? मार्कोनी, दीर्घ का मार्कोनी। और लघु रेडियो तरंग, लघु का क्या है? हेनरी हर्ट्ज। क्लियर है यहाँ तक सबका? तो इसको अलग से भेजूंगा, उसको लिखना रहेगा। समझ आ पा रहा है? क्योंकि पीडीएफ भेजूंगा उसमें नहीं लिखे रहेगा ना, खाली वाला रहेगा बस ये। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा कि इसको आपको आवृत्ति के हिसाब से जमाइए। किसके हिसाब से? और एक आएगा आपको तरंग दैर्ध्य के हिसाब से जमाइए क्वेश्चन। दो क्वेश्चन यहां से बनेगा, समझ आ पा रहा है? तो अगर हमको बोलेगा आवृत्ति के हिसाब से क्रम जमाओ, किसके हिसाब से? तो आवृत्ति सबसे ज्यादा किसका होता है? आवृत्ति सबसे ज्यादा किसका होता है? गामा किरणों का मिल जाएगा। इसका मैं पहले अलग से ट्रिक बता दिया हूं। आवृत्ति परिसर के हिसाब से बोलेगा तो ऐसे जमा देना, बढ़ते से घटते क्रम। और तरंग दैर्ध्य के हिसाब से बोला तो उल्टा जमा देना। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? स्ट्रिंग से स्ट्रिंग की दूरी को क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य। समझ आ रहा ना? वेव लेंथ। बात समझ पा रहे हो? तो वेव लेंथ देखो सबसे ज्यादा किसका होता है? रेडियो का। एकदम ऐसे दूर दूर होके गति करेंगे, एकदम पास पास। इसमें देखो इसमें चित्र में भी देखने मिला है कि जो गामा किरणें होती है एकदम सूक्ष्म होती है, इसका भेदन क्षमता ज्यादा होता है। कारण क्या है? क्योंकि इसका आकृति एक एटॉमिक न्यूक्लियर जैसा होता है, एकदम छोटा सा। गामा किरणें एकदम छोटे छोटे होते हैं। समझ आ पा रहे हैं? हाँ, है ना। इनका देखो यहाँ लिखा है, यहाँ से पढ़ेंगे। क्या पढ़ा है इसमें? यहाँ से धुंधला दिख रहा है, वहां से ठीक दिख रहा है क्या? देखो क्या लिखा है, अप्रोक्सीमेट स्केल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है ना। तो इसका जो वेवलेंथ है, मतलब जो गति ऐसे कर रहा है, एकदम छोटा छोटा, मतलब किसकी भांति? एटॉमिक न्यूक्लियर, जो परमाणु होता है उसका नाभिक के भांति। समझ आ पा रहा है? जैसे मैं बढ़ाऊंगा फिर मेरा जैसे एक्स किरण होता है, इसका वेवलेंथ होता है एक एटम की भांति, मतलब परमाणु की भांति। समझ आ पा रहा है? फिर अपन और आगे आएंगे तो मेरा अल्ट्रावायलेट आएगा। क्या आएगा बताओ? इसका जो वेवलेंथ की आकृति है या जो साइज है वो किसकी भांति? एक मॉलिक्यूल्स की भांति। परमाणु के मिलने से एक मॉलिक्यूल्स बनेंगे, है ना। फिर अपन और आएंगे तो हमको दिखेगा विजिबल किरणें। कौन सी किरणें? इसका जो वेवलेंथ होता है एक प्रोटोजोआ जितना बड़ा होता है उतना बड़ा इसका वेवलेंथ बनता है ना। जितना छोटा उतना ज्यादा तक भेजेंगे, जितना बड़ा होते जाएंगे उतना कम दूर तक जाएंगे, मतलब ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। समझ आ पा रहे हैं? है ना। फिर अगर देखते हैं, फिर हमारा आता है इंफ्रारेड किरणें, औरक्त किरणें। इसका वेवलेंथ एक नेट पॉइंट, एक सुई की भांति होता है। किसकी भांति? सुई जितना बड़ा होता है उतना इसका वेवलेंथ बनता है, ऐसा बोल रहे हैं। सुई जितना बड़ा। समझ आ रहा है? फिर अगर आएंगे माइक्रोवेव में, तो जो तितली जितना बड़ा होते हैं उतना बड़ा इसका वेवलेंथ बनता है, बटरफ्लाई जैसे।
समझ आ पा रहे हैं? और जैसे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? रेडियो। थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या कहीं से? कौन छूटा है? लेकिन है तो सही क्या? एक दो तीन, नहीं छूटा तो कुछ नहीं है। मैं तो वही बता रहा हूँ क्या? गामा किरणें ज्यादा इसमें दे दी है, लग रहा है चित्र ज्यादा दे दी है। को बीच का छूटा है क्या? यहाँ कोई एक ही चीज, ये दोनों को ना एक ही में लिया होगा फिर, शुरू वाले को, मॉलिक्यूल से एटम को। सुई और, अच्छा इसको एक में लिया है क्या? ठीक ठीक, दोनों का साइज सेम है लग रहा है। ठीक, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये दोनों को एक ही में लिया है ना। सुई और प्रोटोजो किस में लिया है? विजिबल। इंफ्रारेड को किस में लेंगे? बटरफ्लाई के साइज का होता है ये। और माइक्रोवेव, ह्यूमन का जो बॉडी है उसके साइज का वेव होता है उनका, मतलब बॉडी जितना बड़ा है उतना बड़ा ये वेव करके हुए आगे बढ़ेगा। समझ आ रहा है? और सबसे ज्यादा वेव लेंथ रेडियो, जो बिल्डिंग्स होते हैं उतने बड़े बड़े उसके वेव लेंथ बनते हैं, तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, जल्दी थक जाएगा। समझ आ पा रहे हैं? और जो एकदम तुरंत तुरंत गति कर हो, ज्यादा तक भेज पाएंगे। एक इतना बड़ा वेवलेंथ बनेगा, एकदम बिल्डिंग इतना बड़ा ऐसा वेवलेंथ बनेगा, तो ज्यादा दूर तक नहीं भेज पाते। समझ आ पा रहे हैं? तो कौन ज्यादा दूर तक गति करेगा इसमें बताओ? गामा किरणें। कौन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा? रेडियो तरंग। इसलिए सैटेलाइट लगा के उनको यहां तक भेजा जाता है। आए बात समझ में? आए ना? तो अगर क्वेश्चन आए आवृत्ति के हिसाब से जमाओ, तो इधर से जमाओगे। पहला सबसे ज्यादा गामा, तो उसके बाद एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। लेकिन तरंग दैर्ध्य के हिसाब से वेव लेंथ किसका ज्यादा है? तो रेडियो का वेव लेंथ क्या है? ज्यादा। उसके बाद माइक्रो, इधर हम कम होते हुए जाएंगे। समझ आ पा रहे हैं? तो हम जो ट्रिक लिखे थे एक बार बस बता दो। इसका मैं एक ट्रिक बताया था लाइन से लिखने के लिए, बताओ क्या ट्रिक था? एक बार लिखने दो, रुको। चलो क्या बताओ? गाय, हाँ, अविजु, गाय, अविजु, इंफ्रा मारे, इंफ्रा मारे। तो ये लाइन को रट लो, ये भी क्वेश्चन हमारा बन के आ जाएगा। खोज वाला तो अलग से बता दिया हूँ, पारी एरा गाबेदाना, हाँ, उससे खोज करता निकल जाएगा। और दो क्वेश्चन यहां से बनेगा, आवृत्ति परिसर के हिसाब से बोलेगा तो ऐसे जमाना, तरंग दैर्ध्य के हिसाब से बोलेगा तो उल्टा जमाएंगे। समझ आ पा रहा है? लेकिन लाइन वही लिखे रहेंगे अपन। समझ आ पा रहे हैं? तो देखो, गाय अविजु इन्फा मारे मतलब गा से गामा, ए से एक्स, अ से अल्ट्रावायलेट, विजु से विजुअल, इंफ्रा से इंफ्रारेड, मा से माइक्रो और रे से रेडियो। समझ आ पा रहे हैं? तो दोनों को आप चित्र में दूंगा तो क्रम लिख लोगे ना। हेडिंग क्या डालोगे? आवृत्ति परिसर के अनुसार बढ़ते से घटते क्रम, और तरंग दैर्ध्य के हिसाब से बढ़ते से घटते क्रम। आ रहा बात समझ में? चलो, तो यहां तक हमारा जो पूरा टॉपिक था वो था हमारा अयांत्रिक तरंगे, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे आगे यांत्रिक तरंगों से। कहाँ से पढ़ेंगे? यांत्रिक तरंग कल करेंगे। और कल एक टॉपिक होगा हमारा मात्रक वाला। कौन सा पढ़ेंगे? मात्रक। फिर लास्ट हमारा जो रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्या पढ़ेंगे? तो फिजिक्स का पूरा लगभग हमारा कवर हो जाएगा। क्लियर है सबका यहाँ तक? चलो, बाकी इसके आगे कल देखेंगे यांत्रिक तरंगों से। ठीक है।